गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि बेटा पिछले चैप्टर में हम अभी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। आज की क्लासेस में डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स इज अट्रैक्ट विद ए बॉडी विद ए सर्टेन फोर्स। इट मीन्स दो डिफरेंट मास बॉडीज के बीच में जो फोर्स जो लगता है वो डियर स्टूडेंट्स किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है और वो कितना फोर्स डियर स्टूडेंट्स लगता है, उस चीज को डियर स्टूडेंट्स आज की क्लासेस में डियर स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आप लोग ध्यान से समझेंगे जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि बेटा इसके कुछ टू प्रिंसिपल हैं। ये बेसिकली जो न्यूटन लॉ ऑफ जो ग्रेविटेशन है ये बेसिकली दो प्रिंसिपल पर बेस्ड है बेटा। किस तरीके से दो प्रिंसिपल पर बेस्ड है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पिछली क्लास में क्या बताया था मैंने आप लोगों को? पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, जो फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है बिटवीन एनी टू बॉडीज इन दिस यूनिवर्स, एनी टू बॉडीज इन दिस यूनिवर्स, वो बेसिकली मास बॉडीज पर लगता है। किस पर लगता है? और मास बॉडीज पर। और मैं आपको ये चीज बता चुका हूँ कि जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है, वो डियर स्टूडेंट्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अगर ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है तो कहीं ना कहीं ये फोर्स जो होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, वो डियर स्टूडेंट्स डिपेंड करेगा किस पर बेटा? डिस्टेंस पर भी क्या करेगा बेटा? डिपेंड करेगा बेटा। ठीक है, तो कंसीडर करके चलते हैं कि लेट अस कंसीडर टू डिफरेंट मास बॉडीज। ठीक है बेटा, एक मास बॉडी है हमारे पास में जिसका मास क्या है बेटा? m1 मास है बेटा। क्या है? m1 मास है। मास का मतलब क्या है? मास का मतलब है क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्या बेटा? क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, दैट इज नोन एज मास ऑफ द बॉडी। इट इज ऑलवेज मेजर इन द किलोग्राम। मास को हम किस में मेजरमेंट करते हैं? किलोग्राम में मेजरमेंट करते हैं। ये एक बॉडी है जिसका मास क्या बेटा? m1 है। एक दूसरी बॉडी है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसका मास क्या है बेटा? जिसका मास है m2 मास है। ठीक है बेटा, और ये इनके बीच की क्या है बेटा? डिस्टेंस है। इट मींस ये इन दो जो मास जो बॉडीज है ना, ए और जो बी है, उनके सेंटर के अलोंग ये लाइन ज्वाइनिंग है। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच में डिस्टेंस क्या है बेटा? आर डिस्टेंस से ये बॉडीज क्या है बेटा? सेपरेटेड है। ठीक है, तो न्यूटन ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? न्यूटन ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि जो इनके बीच में जो फोर्स जो लगता है ना, जो फोर्स जो लगता है, इट मींस जो फोर्स है, फोर्स ऑन डियर स्टूडेंट, जो फोर्स है, फोर्स लगेगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, फोर्स ऑन सेकंड बॉडी, फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकंड, और फोर्स ऑन डियर स्टूडेंट्स क्या? सेकंड बॉडी फर्स्ट के कारण। मैं आपको बताया नहीं था, मैंने आप लोगों को ये चीज बताई तो थी कि बेटा जो फोर्स जो होता है, जो एक्शन एट डिस्टेंस वाले जो फोर्सेज जो होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट जो फोर्स जो होते हैं, वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को क्या करते हैं? ओबे करते हैं। और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को क्या करता है? ओबे करता है। ओबे मतलब मैं आपको बताता हूँ, ओबे का मतलब ये है कि बेसिकली ये जो फोर्सेज जो लगते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये फोर्सेज जो होते हैं ये इक्वल एंड क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? अपोजिट होता है। मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी, फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकंड, फोर्स ऑन सेकंड बॉडी ड्यू टू किसके कारण बेटा? फर्स्ट के कारण। ये इस तरीके से एक्ट हो गए। मतलब इनके बीच में ये क्या है बेटा? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है डियर स्टूडेंट्स। क्या है बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो ये फोर्स लगता है डियर स्टूडेंट्स इन टू बॉडीज के बीच में, अकॉर्डिंग टू
न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है डियर स्टूडेंट? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज is directly proportional to the product of masses of two different bodies. It means A body का मास और B बॉडी के मास का जो प्रोडक्ट जो होता है ना, ये जो प्रोडक्ट जो होता है ये बेसिकली अफेक्ट करता है इनके बीच में किसको बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट मीन जब मास बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, मास घटता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता है डियर स्टूडेंट? घटता है। इट मीन्स जो फोर्सेज जो लगता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मास बॉडी पर डिपेंड करेगा। भाई पता ही है ये चीज, तो आप लोगों को पता ही है कि जो F इज इक्वल टू एम इंटू में क्या है बेटा? A होता है। इट मीन्स जो फोर्स है अगर बॉडी के अंदर अगर कांस्टेंट अगर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो जो फोर्स जो है वो डियर स्टूडेंट्स किस पर डिपेंड करता है? मास पर ही तो डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? मास पे। अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, मास घटेगा तो फोर्स भी क्या होगा बेटा? घटेगा। ये हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं और यही चीज न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने अपने इस प्रोसेसिंग में, इस इवेंट में बताई, इस फिनोमेना में बताई कि ये फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है बिटवीन टू बॉडीज ए एंड बी व्हिच हैव द मासेस m1 एंड m2 वो बेसिकली डिपेंड करेगा, इसी तरीके से डिपेंड करेगा कि मास बढ़ने से फोर्स घटेगा, मास घटने से फोर्स घटेगा, मास बढ़ने से फोर्स बढ़ेगा। इट मींस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, जो बॉडीज आपने कंसीडर की हुई है बेटा। ठीक है। दूसरी चीज उन्होंने ये चीज बताई कि ये जो वाला जो फोर्स जो होता है ना डियर स्टूडेंट्स, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। किसके होता है डियर स्टूडेंट्स? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। मतलब अगर ये r डिस्टेंस बढ़ती है तो फोर्स जो होता है ना इनके बीच में क्या होता है बेटा? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है। और r अगर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? r अगर घटता है तो इनके बीच में फोर्स क्या होता है बेटा? बढ़ता है। ठीक है। अरे भाई आप लोगों ने ये चीज तो रियलाइज करी होगी कि मान लो कोई दो मैग्नेट है मेरे पास में, एक का नॉर्थ पोल है, दूसरे का क्या बेटा? साउथ पोल है। अगर दो मैग्नेट अगर मान लो उनको मैं 10 मीटर डिस्टेंस से सेपरेट, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस से सेपरेट करता हूँ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उनके बीच में। अगर उन टू मैग्नेटों को अगर मैं 30 सेंटीमीटर सेपरेट कर दूं उनको तो डियर स्टूडेंट फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? फोर्स वीक हो जाएगा। क्या होगा? वीक। तो फोर्स डिस्टेंस जब कम थी तो फोर्स ज्यादा था, जब डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कैसा है बेटा? कम है। तो इट मींस जो फोर्स जो लगते हैं ना, जो नॉन कांटेक्ट जो फोर्स होते हैं, नॉन कांटेक्ट की बात कर रहा हूँ, वो हमेशा डियर स्टूडेंट्स वो इनवर्सली प्रोपोर्शनली ही होते हैं स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और इस चीज को डियर स्टूडेंट्स हम आगे जाकर के बोलेंगे कि ये हमारा इनवर्स स्क्वायर रूल होता है। मतलब क्या है ये? इनवर्स स्क्वायर रूल। ठीक है। मतलब न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसको ओबे करता है डियर? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डियर स्टूडेंट्स हमारा इनवर्स स्क्वायर रूल को भी ओबे करता है। इसको हम बोल देंगे आगे चल के इनवर्स स्क्वायर रूल। इनवर्स स्क्वायर क्या बोलेंगे बेटा? इसको रूल बोलते हैं। ठीक है। अगर मैं इन दोनों प्रिंसिपलों को अगर मैं कंबाइन करा दूं डियर स्टूडेंट्स, अगर इन दोनों पोस्टुलेटों को अगर मैं कंबाइन कराऊं तो कंबाइनिंग पर क्या मिलेगा? कंबाइनिंग। अगर इन दोनों को कंबाइन कराऊं तो क्या मिलेगा बेटा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा बेटा? स्क्वायर ऑफ किसके बेटा? डिस्टेंस के, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, उनके बीच का। अब आपको पता है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी है ये, इसके लिए डियर स्टूडेंट्स में यहाँ पर क्या यूज करूंगा बेटा? मैं कांस्टेंट यूज करूंगा।
तो यहाँ पर जो कांस्टेंट जो किया गया वो एक स्पेशल कांस्टेंट यूज किया गया है बेटा। यहाँ पर एक जी लेटर हम यूज करेंगे बेटा, कैपिटल जी, नॉट एनी लेटर, कैपिटल जी, कैपिटल जी। प्रोपोर्शनलिटी होता है, ये क्या होता है? प्रोपोर्शनलिटी, सूत्रांक जिसको हिंदी बोलते हैं। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा तो डियर स्टूडेंट्स में यहाँ पर क्या यूज करूंगा? कांस्टेंट यूज करूंगा। तो मैंने कांस्टेंट यूज करा जी, तो क्या बचा? m1 इंटू में m2 अपॉन में क्या आ गया बेटा? आर स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आ गया डियर स्टूडेंट्स कितना? F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन में क्या बेटा? आर स्क्वायर। और g को डियर स्टूडेंट्स हम बोलते हैं कि वेयर g इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं बेटा इसको। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। और ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है वो डियर स्टूडेंट्स एक क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ये कौन सा है बेटा? कौन सी क्वांटिटी है ये? स्केलर क्वांटिटी। तो ये अब तक जो मैंने आपको कराया ये कौन सा लॉ है? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो समझने की कोशिश करें न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कंसीडर करा कि ए और बी बॉडी, ए वाली बॉडी का मास m1 है, दूसरी वाली बॉडी का मास क्या बेटा? m2 है। हमेशा मास के कारण बॉडी क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये जो फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिकली टू पोस्टुलेट्स पर क्या करता है बेटा? डिपेंड करता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये जो फोर्स जो लगेगा इनके बीच में, मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकंड, फोर्स ऑन सेकंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट के कारण ये इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। इट मींस न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज ऑब्वियस न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हाउ दिस फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड? So this force can be calculated according to Newton law of gravitation. That is, it depends on the two postulate. One postulate is say that the force of attraction between two bodies is directly proportional to the product of their masses. Directly proportional to the product of masses. Directly समझा चुका हूँ पहले ही। Directly का मतलब होता है मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, मास घटेगा तो फोर्स भी घटेगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इक्वेशन नंबर होगी फर्स्ट, पोस्टुलेट नंबर 1। दूसरा पोस्टुलेट क्या कहता है? दूसरा पोस्टुलेट ये कहता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। जो दो मासेस बॉडी के जो सेंटर है ना, उन सेंटर के उनके सेंटर जो है उनके बीच में सेपरेशन कितना है वो उस पर भी डिपेंड करेगी। और किस तरीके से डिपेंड करेगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ किसके? डिस्टेंस के। और इसको हम बोलेंगे आगे चलते इनवर्स स्क्वायर रूल। मैग्नेट वाले मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया। अगर एक मैग्नेट नॉर्थ है, दूसरा के साउथ है, अगर उसे 10 सेंटीमीटर अपार्ट करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अगर डिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा? उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। इट मींस जो नॉन कॉन्टैक्ट जो फोर्स जो होते हैं, जो फोर्स एक्सेलरेटेड डिस्टेंस होते हैं, वो उस डिस्टेंस पर डिपेंड करते हैं। और किस तरीके से डिपेंड करते हैं? वो इनवर्स स्क्वायर रूल को क्या करते हैं? ओबे करते हैं। इट मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कंबाइनिंग करा ये आया। प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो कांस्टेंट यूज करूंगा। कांस्टेंट यहाँ पर जो यूज किया गया है वो क्या यूज किया गया बेटा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसको बोला गया कि कौन सी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी। आई होप आपको मैंने ये जो चीजें समझाई है वो आपको समझ में आया। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को कैसे स्टेट करोगे? तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को आप स्टेट करोगे कि एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स attract every other object with a force which is proportional to the product of their masses
and inversely proportional to the square of distance between them, and how much forces act on the body, two different body which are separate distance are F is equal to G m1 into में m2 अपॉन में क्या बेटा r स्क्वायर। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया है, जिसमें मैंने फोर्स निकाला है टू डिफरेंट मास बॉडीज का, वो कितना निकाला है आप लोग ध्यान समझें, और इसको दूसरे नाम से भी बोलेंगे, सुनो ध्यान से। F इज इक्वल टू जी m1 इंटू में m2 अपॉन में क्या बेटा r स्क्वायर। ठीक है, इस न्यूटन ऑफ ग्रेविटेशन को ऑल काइंड की बॉडी के लिए हम एप्लीकेबल कर सकते हैं। इट इज एप्लीकेबल for all kind of bodies, for all kinds of bodies in this universe, in this universe में जितनी भी काइंड की बॉडी है उन सभी के लिए न्यूटन ऑफ ग्रेविटेशन एप्लीकेबल है। इसीलिए इसको एक और नाम दिया जाएगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बोला जाएगा? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, आई होप आपको ये जो चीज मैंने आप लोगों को समझाई है वो समझ में आया बेटा। ठीक है, ठीक है, और मैं आपको ये समझाता हूँ, आप लोग इस चीज को ध्यान से समझेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लॉ जो है ना, ये बेसिकली सभी के लिए एप्लीकेबल होता है, चाहे स्मॉल डिस्टेंस हो चाहे वो क्या हो बेटा लार्ज डिस्टेंस हो, ये सभी के लिए क्या है डियर एप्लीकेबल होता है। सभी के लिए क्या है डियर एप्लीकेबल। इट मींस जैसे मान लो अब अगर मैं इससे पहले इसकी यूनिट्स और निकाल देता हूँ आपके सामने, यूनिट्स और देखो आप इसकी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट्स क्या है। ठीक है, देखो ध्यान से, F इज इक्वल टू क्या है बेटा G इंटू में m1 इंटू m2 अपॉन में क्या बेटा r स्क्वायर। इसकी यूनिट निकालो, यूनिट SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसको यूनिवर्सल भी बोल सकते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी यूनिट्स कैसे निकलेगी देखो ध्यान से, इसकी यूनिट कैसे निकालोगे देखो, G पहले तो फॉर्मूला बना लो इसका, G बराबर में क्या होगा F इंटू में r स्क्वायर और m1 इंटू में क्या आ गया बेटा m2। फोर्स की यूनिट क्या है न्यूटन है, इंटू में डिस्टेंस की क्या होती है मीटर स्क्वायर, मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी किलोग्राम, मास ऑफ सेकंड बॉडी किलोग्राम, तो ये क्या हो गया बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम माइनस 2। तो याद रखें कि जो SI यूनिट जो होगी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वो न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम माइनस 2 होती है बेटा। ये इसकी क्या है SI यूनिट है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ इसकी SI यूनिट। ठीक है, आप योग याद रखना सीखो। अब मैं आप लोगों को इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिफाइन कराता हूँ कि ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक्चुअली में है क्या। तो देखो बेटा, अगर मान लो दो डिफरेंट मास बॉडीज हैं m1 और क्या बेटा m2, और इनके बीच में डिस्टेंस क्या है डियर स्टूडेंट्स r है, क्या बेटा r डिस्टेंस है इनके बीच में, तो फोर्स तो लगेगा, ये आप लोगों को पता है कि इनके बीच में क्या लगेगा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। मान लो अगर मैं m1 बराबर में m2 के मान लूं और बोल दूं कि इसका जो मासेज है इन दोनों बॉडीज का कितना है बेटा 1 किलोग्राम के बराबर है, मास ऑफ ईच बॉडीज इज 1 किलोग्राम, और मान लेते हैं इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, सेपरेट कर रहा हूं यूनिट डिस्टेंस से। कितनी डिस्टेंस है बेटा यूनिट डिस्टेंस से अगर मैं इसको सेपरेट करता हूं
तो कितना फोर्स डियर स्टूडेंट्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा डियर स्टूडेंट्स? F इज इक्वल टू G इनटू में M1 1 किलोग्राम, M2 1 किलोग्राम, ठीक है बेटा, और डिस्टेंस 1 मीटर स्क्वायर। इट मीन्स आपको पता है कि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो F बराबर में किसके बराबर आएगा डियर स्टूडेंट्स? G के बराबर आएगा। मतलब ये है कि हमारा जो G है, जो G की जो वैल्यू है, जो G जो होगा बेटा वो हमारा किसके बराबर होगा? G जो है बेटा वो F के बराबर होगा। मतलब यूनिवर्सल जो ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है वो न्यूमेरिकली इक्वल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज के। कब न्यूमेरिकली इक्वल होता है डियर स्टूडेंट्स? ये न्यूमेरिकली इक्वल कब होता है? जब उन दोनों बॉडीज का मास कितना हो? 1 किलोग्राम हो और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा? 1 मीटर है। तो जो लगने वाला जो फोर्स जो होगा, जो फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन जो होगा उस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के क्या होगा बेटा? बराबर होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर। तो ध्यान से सुने, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हेन, कब होगा? व्हेन if the mass of two different bodies, the mass of each body is 1 kilogram and kept at a distance, unit distance, then the force of attraction between the two bodies will be equal to its a constant, and this constant is known as the universal gravitational constant. अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे सर इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों बोला गया है? तो मैं आप लोगों को बता देता हूं डियर स्टूडेंट्स कि इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है ना, इनके बीच में लगने वाला ये जो फोर्स है, ये जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स लगता है, ये आपको समझ में आ गया? मतलब यूनिट्स क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर, किलोग्राम -2 है, और इसकी वैल्यू मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी पहले मैंने आपको बता दिया कि मास अगर ईच बॉडीज का 1 किलोग्राम है और यूनिट डिस्टेंस अगर सेपरेट है तो उनके बीच में जो फोर्स जो होगा वो उस कांस्टेंट के क्या होगा? बराबर होगा। जो कांस्टेंट कौन सा बेटा? जो G है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसको यूनिवर्सल तो मैंने आपको बता दिया, पर इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों बोला जाता है? एक चीज तो सबसे पहले आप लोग ये ध्यान सुनो कि मान लो ये मास बॉडीज है M1 और दूसरा क्या है बेटा? M2 है, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है बेटा? R डिस्टेंस है इनके बीच की। तो इनके बीच में क्या लगेगा बेटा? फोर्स लगेगा। तो अगर मान लो इन दोनों बॉडीज को अगर मान लो मैं एयर के अंदर प्लेस कर दूं, ठीक है बेटा, अगर मान लो मैं यही सेम बॉडीज हैं, इसका मास M1 है, इसका मास भी M2 है, सेम बॉडीज हैं, डिस्टेंस भी क्या है बेटा इनके बीच की? R है, सेम डिस्टेंस अगर ये सेपरेटेड है, अगर मान लो मैं इनको किसके अंदर रख दूं बेटा? मैं वाटर के अंदर रख दूं, तो डियर स्टूडेंट्स ये एनालिसिस किया गया है, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स जो होता है वो चेंज नहीं होता। मतलब जो फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन जो इन एयर के अंदर है उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके अंदर होगा? वाटर के अंदर। मतलब मीडियम चेंज होने से, इफ द मीडियम इज चेंज, इफ द मीडियम इज चेंज in which the if the medium is changed in which the body is placed, in which the bodies is placed, the force does not change, the force does not change, फोर्स चेंज नहीं होता। और दूसरा डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता चुका हूँ ये ऑल काइंड की बॉडी के लिए क्या है? एप्लीकेबल है। चाहे एस्ट्रोनॉमिकल स्केल ले लो, चाहे आप टेरेस्ट्रियल स्केल लो, चाहे माइक्रोस्कोपिक पर ले लो, चाहे मैक्रोस्कोपिक पर बॉडीज अगर आप कंसीडर करोगे तब भी आप लोगों का ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एप्लीकेबल होगा। और दूसरा डियर स्टूडेंट जो फोर्स जो है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता कि जो बॉडीज हैं वो किस मीडियम के अंदर प्लेस की गई, उसकी उस मीडियम के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोला जाता है।
और यहाँ जो ये कांस्टेंट जो आता है ना, ये जो g है m1 इंटू में m2 अपॉन में क्या बेटा r²। मतलब ये है कि ये वाली जो वैल्यू है ना, इसकी जो वैल्यू जो होती है मैं आपको बता देता हूँ। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ g इज गिवन बाय, किसने दी है बेटा, ये हेनरी ने दी है इस चीज को। किसने दिया है इसको बेटा, हेनरी कैवेंडिश ने दिया है इस चीज को। हेनरी कैवेंडिश ने इसकी वैल्यू गिवन करी है डियर स्टूडेंट्स। कैवेंडिश ने कितनी वैल्यू गिवन करी है बेटा, इसकी न्यूमेरिकल जो वैल्यू है ना जी की, वो है बेटा 6.67 इंटू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। ये इसकी बेटा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती, ये वैल्यू चेंज नहीं होती, इसीलिए ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर मास बॉडी को चाहे आप एयर के अंदर रख दो, चाहे वाटर के अंदर रख दो, चाहे केरोसिन के अंदर, किसी के अंदर रख दो, मतलब जो ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है वो कितना रहेगा 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2 होगा। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि चाहे आप एक एप्पल ले लेना, चाहे आप अर्थ ले लेना, चाहे आप लोग स्टोन ले लेना, पहली वाली बॉडी को, दूसरी वाली बॉडी को अर्थ मान लेना, तो तब भी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू जो रहेगी वो 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2 से ही आप लोगों को ये लेनी है। और आपको पहले बता चुका हूँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक कौन सी यूनिट है, कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वो फोर्स होता है। फोर्स के अंदर मैग्नीट्यूड एज वेल एज क्या होती है स्टूडेंट्स, डायरेक्शन होती है। तो आई होप आपको ये जो क्लासेस जो आज की जो कराई है वो आपको समझ में आ गई है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आई है तो बेटा आप पूछ लेना मुझसे। ठीक है, जय हिंद जय भारत।